हमारी संविधान सभा की प्रमुख समितियां, और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इन समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आज हमारे पास इन्हें याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया देसी जुगाड़ है। सबसे पहले नंबर 1 पर आती है संचालन समिति। इसकी जिम्मेदारी मिली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इसका जुगाड़ बड़ा मजेदार है। देश का संचालन वही करेगा जो देश का राजा हो, यानी राजेंद्र। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक पद नहीं था। राजेंद्र बाबू का स्वभाव बहुत शांत था। उस अराजक माहौल में अलग अलग विचारों वाले लोगों को अनुशासित रखने के लिए एक राजा या डायरेक्टर ही चाहिए था। सही कहा आपने। अब आते हैं नंबर 2 पर, संघीय संविधान समिति। ये मिली पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसका लॉजिक बड़ा सीधा सा है कि संघ की सत्ता हमेशा लाल किले से चलती है, और लाल से जवाहरलाल। बिल्कुल, क्योंकि एक मजबूत केंद्र का विजन नेहरू जी का ही था। पर अगर नेहरू स्टूडियो या केंद्र संभाल रहे थे तो बाहर की लोकेशंस को कौन मैनेज कर रहा था? अरे वही तो नंबर 3 की कहानी है, प्रांतीय संविधान समिति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गई। जुगाड़ ये कहता है कि बिखरे हुए प्रांतों को जोड़ने वाले सरदार ही थे। हाँ, और प्रांतों और केंद्र के बीच की ऐसी टकराव को संतुलित करने का काम किसी ऐसे को देना था जो स्क्रिप्ट लिख सके। यानी नंबर 4, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जुगाड़ सबसे आसान है। इतने जटिल संविधान को रूप या प्रारूप देने के लिए भीम जैसा विशाल और कुशाग्र दिमाग चाहिए था। एकदम सही। तो अगर अब हम शक्तियों के बंटवारे को थोड़ा और गहराई से देखें तो चीजें और साफ होती हैं। हाँ बिल्कुल, फिल्म की तरह। नेहरू के पास स्टूडियो है, पटेल लोकेशन संभाल रहे हैं, अंबेडकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और राजेंद्र प्रसाद निर्देशक हैं। अब सूची में आगे बढ़ते हुए आते हैं नंबर 5 पर, संघ शक्ति समिति, जो वापस नेहरू जी को मिली। जिसका जुगाड़ वहीं लाल किले वाला है। संघ की असली शक्ति उस लाल किले में ही है। पर अब नंबर 6 पर एक दिलचस्प चीज है, सलाहकार समिति। ये सरदार पटेल को मिली। कड़े फैसले और सलाह के लिए लौ पुरुष ही चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों की ये समिति पटेल जी को ही क्यों दी गई? देखिए, जब पटेल जी प्रांतों को भारत में मिला रहे थे ना, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराना था। और ये किसी नरम दिल वाले का काम नहीं था। कड़े फैसले लेने थे, उसके लिए लौ पुरुष ही चाहिए था। अच्छा, अब मुझे ये कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही हैं। अब नंबर 7 और 8 की बारी है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति और प्रक्रिया नियम समिति। ये दोनों जिम्मेदारियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास चली गईं। वही पुराना लॉजिक, जहां भी नियम और प्रक्रिया की बात हो वहां राजा ही नियम लागू करवाता है, और ध्वज फहराने का अधिकार भी राजा को ही है। ये सब प्रतीकात्मक और प्रशासनिक काम अध्यक्ष के थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन पटेल जी वाले मुद्दे पे जरा वापस आते हैं। इतने बड़े देश की विविधता को अकेले संभालना असंभव था। माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत थी। इसलिए इस सलाहकार समिति को आगे 5 उप समितियों में बांटा गया। तो चलिए इन 5 उप समितियों के क्रम को देखते हैं, जैसा स्रोत में है। सबसे पहली मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपालानी बने। इसका जुगाड़ ये है कि अधिकार भगवान की कृपा से मिले। हाँ, और दूसरी भी अल्पसंख्यक उप समिति, ये मिली HC मुखर्जी को, जिसका जुगाड़ है कि अल्पसंख्यकों के मुख की आवाज बने मुखर्जी। और फिर आई क्षेत्रीय विविधता की बात। नंबर C, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातियां। ये मिली गोपीनाथ बोरडोलॉय को, जो कि असम के सबसे बड़े नेता थे, तो ये उन्हीं को मिलनी थी। और D, छोड़े गए एवं आंशिक क्षेत्र। ये समिति AV थक्कर के पास गई। इसका हिंट है कि पिछड़ों को थक्कर यानी सहारा दिया। और 5वीं E, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर क्षेत्र। हाँ, पर इस 5वीं समिति का तो कोई अध्यक्ष ही नहीं था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही बाद में पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो अब हमने इन सबको समझते हुए लिस्ट को पूरा कर लिया है। इस पूरे ताने वाने को एक साथ समेटने के लिए अंत में एक प्रोटिप दी गई है स्रोत में। सबसे बड़ी मास्टर कुंजी, 3 बातें याद रखनी है। जहां शब्द संघ आए वो नेहरू जी का काम है। हाँ, और जहां संचालन, नियम या झंडा आए वो जिम्मेदारी राजेंद्र प्रसाद की है। और तीसरा, जहां प्रांत या एकता आए वो पटेल जी का क्षेत्र है। इस देसी जुगाड़ से ये सारे तथ्य दिमाग में छप जाते हैं।